हमारे देश में चैट जीपीटी के सीईओ साहब आए और उन्होंने एक इंटरव्यू में बहुत बड़ी सी बात कह दी कि भारत अभी चैट जीपीटी जैसी चीज़ बनाने के लिए तैयार नहीं है। क्या कारण है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी और हम कहाँ स्टैंड करते हैं आज अपने एजुकेशनल सिस्टम में कि कोई व्यक्ति ऐसी बात कह दे। आज इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, जिन्होंने चैट जीपीटी बनाया है, ये भारतवर्ष के दौरे पर हैं और ये इस समय एक तरह से बहुत बड़ी खोज है जो शायद हमारी दुनिया को बहुत हद तक बदलने जा रही है। तो वो तो सब बातें अपनी जगह ठीक हैं, पर इन्होंने एक ऐसी बात कह दी जिससे हमारा जो इंटेलिजेंसिया है और पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इनके अंदर थोड़ा सा एक गुस्सा भी आ गया। हुआ ये कि इन्होंने जो बोले हैं ये कहीं पर, तो इन्होंने ये बोल दिया कि अभी जहाँ तक भारतवर्ष की बात है, इंडिया की बात है, वो चैट जीपीटी जैसी चीज़ को बनाने में सक्षम नहीं है। तो मानी बात है कि हमारे अहम को ठेस लगी है और ये एक बड़ी चर्चा का विषय हो गया कि जब हम विश्व गुरु बनने की तरफ आंखें लगाए हुए हैं, ऐसे समय में कोई हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज फेंक रहा है और कह रहा है कि आप वो काम जो हमने अमेरिका में कर लिया उसको आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर कुछ बात करना ज़रूरी है। तो आज का मेरा ये वीडियो जो है, ये इन्हीं क्षमताओं के ऊपर बातचीत करने के लिए है और इसको मैं जो लोड कर रहा हूँ, ये फिज़िक्स का विषय है, पर फिर भी अगर हम इन विषयों पर ध्यान रख कर के चलेंगे तो हमें मालूम होगा कि हमारे सामने चैलेंज क्या है, हमको पहुंचना कहाँ है। तो इस उद्देश्य से हम आज ये बातें करने चल रहे हैं। देखिए, जो चैट जीपीटी है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जहां पर आप उससे जब बातचीत करेंगे तो वो आपके माइंड को रीड करके और आपके मन के उत्तर आपको देना शुरू करेगा। आप कुछ भी उससे पूछेंगे तो उसके पास बहुत बड़ा डेटाबेस है और उस डेटाबेस में से वो जवाब निकाल करके और आपसे बातचीत करना शुरू कर देगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये चीज़ों में बहुत बड़ा एक परिवर्तन लाने वाला है। अब इसके ऊपर ज़रा से यूँ समझिए कि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं, ये एक-एक स्टेप में होते हैं। धीमे-धीमे हम आगे बढ़ते हैं, पर हम उसी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। विंडोज़ जैसे आया तो उसके वर्जन्स जो हैं हमारे सामने आते चले गए। विंडोज़ 7 आया, विंडोज़ 10 आया और फिर उसके बाद ये बढ़ते चले गए, पर उन्हीं में हम सुधार करते चले गए। पर एक और क्रांति होती है, वैज्ञानिक क्रांति, और ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी। डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी, तो ये कोई डिस्ट्रक्टिव वर्क नहीं है। ये डिस्ट्रक्टिव टेक्नोलॉजी ये होती है कि ये टेक्नोलॉजी के आधार को ही बदल देती है और फिर पुरानी सारी चीजें बेकार हो जाती हैं। तो हम लोग देख रहे हैं पुराने कैमरे जो हैं वो सारे बेकार हो गए। एक कंपनी हुआ करती थी कोडक कंपनी, और कलर रील्स जो हैं फोटोग्राफ्स के लिए ये दुनिया में बनाते थे। बहुत बड़ी कंपनी थी, कोडक कंपनी बंद हो गई। आजकल हम अपने शहरों में देख रहे हैं डीवीडी,
VCR, ये सब पड़े हैं कूड़ों में, कोई इनको इस्तेमाल करने वाला नहीं है। तो चीजें बदलती जा रही हैं, और इसी तरह से ये जो चैट जीपीटी है ये दुनिया को बदलने वाला है। और खतरा हमारे सामने ये मंडरा रहा है कि करीब 40% नौकरियां जो आज एग्जिस्ट कर रही हैं, वैसे भी बहुत कम होती जा रही हैं, 40% नौकरियों को भी ये खा जाएगा, यानी उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमको यहां पर पहुंचाता है कि हम अपनी शिक्षा को किस ओर ले जाएं, हम कैसे पढ़ें। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है, इसमें मैंने 3 लेक्चर्स दिए हैं। अगर उन लेक्चर्स में एक एक करके हम आगे बढ़ें, तो मैंने पूरे समय जोर ये दिया, और आखिरी जो लेक्चर मेरा था जहां से मैं व्यवधान आया और मैं रुक गया, वो ये था कि हम अपने विद्यार्थियों में सोचने के लिए उनको कैसे तैयार करें, हम उनको कैसे इस बात के लिए तैयार करें। और जो आज की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा एडवांस्ड हो जाता है, तो बाकी नौकरियां भी बहुत सी खत्म हो जाएंगी। तो क्या इंसानों के लिए कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं? बचेगा, बहुत कुछ बचेगा, और शायद ज्यादा अच्छी तरह से बचेगा। पर हमें अपने आप को उस टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करना पड़ेगा। और ये आजकल जो चल रहा है, यूट्यूब से इतने कमा लें, इतने करके इतने कमा लें, कॉपी पेस्ट करके इतने कमा लें, ये सब हवा हवाई है। ये हवा हवाई इसलिए है कि ये हम एक टेक्नोलॉजी बनी है, उसमें से कुछ पैसा या रेवड़ियां निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये हमको कोई परमानेंट नौकरियां नहीं देने वाला है। परमानेंट नौकरियों का तो खैर कंसेप्ट ही खत्म है। कंसेप्ट जो आ गया है अब वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग का है। अब वो चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने जो प्लेटफॉर्म ले डाउन किया है, ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां पर मैं इस गवर्नमेंट की तारीफ करता हूं कि इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऐसी बनाई है कि अगर वास्तव में हम इसको अक्षरशः इम्प्लीमेंट कर दें, तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। हम चैट जीपीटी क्या बहुत कुछ बना लेंगे, पर जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए तैयारी हमें 9th 10th ग्रेजुएशन में या एमएससी में या पीएचडी में जाके नहीं करनी है। उसकी तैयारी हमारे मस्तिष्क से है, और ये मस्तिष्क का बनना जो है वो बहुत पहले शुरू हो जाता है। और मैं करीब करीब यहाँ तक पहुँच चुका था उन 3 लेक्चर्स में कि हम अब ये बात करेंगे कि हम अपने मस्तिष्क की ट्रेनिंग कैसे करें। तो आज मेरी इस बात में उन चीज़ों को मैं लेकर के चल रहा हूँ कि हम अपने दिमाग को कैसे तैयार करें कि वो आने वाले दिनों के लिए अपने को तैयार कर सके। कुछ मोटी मोटी बातें हैं, जिनको डिटेल में देखना हो तो वहां देखेंगे। पर पहली चीज ये है कि हमारे शिक्षा का तरीका ये होना चाहिए कि हम अपनी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का इस्तेमाल करना शुरू करें। ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या हैं, तो मैं बहुत ब्रीफ में जल्दी से उनके ऊपर बात करूंगा, और फिर हम पहुंचेंगे उस इंस्ट्रूमेंट पर जिसको ईश्वर ने बनाया है या नेचर ने बनाया है, हमारे मस्तिष्क पर। और वहां पर अगर हमारा प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगा तो हम चैट जीपीटी तो नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम ब्रीफली तैयारी करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मानव मस्तिष्क है, हम एक बच्चे से शुरू कर रहे हैं। यानी जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, 9 माह रहता है, तो करीब 270 दिन वो वहां रहता है। और उसके बाद 2 साल तक अगर वो घर में रह रहा है और वहीं पे घूम फिर रहा है अपने माता पिता के साथ, तो 365 के हिसाब से
आप समझ लीजिए कि 730 दिन वो हो गए, और ये इधर के 270 मिला दीजिए तो 2 साल और माता के गर्भ से लेके 2 साल तक 1000 दिन, ये 1000 दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। इनके ऊपर मैं जब एक चैनल लॉन्च करके उस पर बात करना शुरू करूंगा तब वहां पे बात करूंगा। हमारे देश के सामने सबसे बड़ी तो अभी यही प्रॉब्लम है कि हम माता को, गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को इतना खिलाएं पिलाएं पौष्टिक आहार कि उनके दिमाग के लिए जो आवश्यक प्रोटीन है वो उनको मिल सके। अगर वो उनको नहीं मिला, और ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, तो आप समझ लीजिए इन 1000 दिनों में ही तय हो जाता है कि ये मनुष्य बनेगा या मनुष्य के रूप में ये आधा जानवर रहेगा। और ये निर्भया कांड भी होता रहेगा, और जो एक लड़की के टुकड़े टुकड़े करके और उसको मारने की कोशिश दिल्ली में रिसेंटली हुई, ये सब कांड होते रहेंगे क्योंकि हम वहां से गलतियां कर रहे हैं। पर चलिए हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हमने भारतवर्ष में जो पढ़ाई शुरुआत की थी पहले, एनईपी के पहले, तो हम पहली क्लास से पढ़ाते थे। पहली क्लास से हम ऊपर पढ़ते चलते थे। तो पहली क्लास से जब हम पढ़ाते थे तो हम आप यूं समझ लीजिए कि 5-6 साल के बच्चों को वहां डालते थे। यानी प्री स्कूल एजुकेशन, स्कूल के पहले का एजुकेशन, वो तो बच्चों के खेलने का टाइम होता है। और बच्चों के खेलने का टाइम ये है कि वो अपने घर में और इधर उधर खेल करके वक्त बिता देते हैं। कुछ ज्यादा तेज थे तो वो बच्चे को 5 साल में ही 6 साल का कह करके उनका एडमिशन करा देते थे। सरकार ने पहचाना कि नहीं, अब ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया गया कि पूरे के पूरा जो मानव मस्तिष्क है, ये मानव मस्तिष्क जब बच्चा पैदा होता है तो ये 400 सीसी का होता है। 5 साल का होते होते ये मानव मस्तिष्क 800 सीसी का हो जाता है, यानी पैदाइश के समय से डबल। और एक एडल्ट आदमी जो है उसका मानव मस्तिष्क जो है वो 1000 से 1100 या 1200 सीसी तक का रहता है। तो इसका मतलब फिर जिंदगी जो बढ़ेगा वो तो इतना, तो 400 सीसी जो है वो 5 साल तक में उसका दिमाग बढ़ जाता है। तो ये पहचाना गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस समय अगर हमने मस्तिष्क की ट्रेनिंग शुरू कर दी तब हम जा करके एक अच्छे दिमाग का इंसान तैयार कर सकेंगे, वरना हम आधी लड़ाई तो वहीं पर हार जाएंगे। और एक बड़ा फेमस सेंटेंस है जो हमारे नोबेल प्राइज विनर अभिजीत बैनर्जी हैं, उन्होंने कहा, इकोनॉमिस्ट हैं, और उन्होंने ये कहा कि गरीबी से बाहर निकलने की लड़ाई एक बच्चा 5 साल की उम्र तक या तो पहुंचते पहुंचते जीत जाता है और या हार जाता है। और हमारे यहाँ आज के संदर्भ में ज्यादातर बच्चे उस लड़ाई को हार जा रहे हैं। यानी 5 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उनको अगर सही दिशा निर्देश नहीं मिला, सही वातावरण नहीं मिला, तो अब वो जिंदगी भर पढ़ने की कोशिश करते रहे, पर एक सीमा निर्धारित हो गई। तो अब क्या इतना अजीब सिनेरियो है? पर आप यूं समझ लीजिए कि ईश्वर की दया है कि हमारा माइंड जो है, दिमाग, इसको किसी भी समय ट्रेन किया जा सकता है। पर सबसे अच्छा समय तब होता है जब ये 3 साल से और 8 साल के होते हैं। तो 3 साल से 8 साल में बेस्ट पीरियड है कि हम दिमाग को ट्रेन करें। अब उसके बाद जब आप पहुंचते हैं 8th 9th 10th 11th में, ये समय भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टाइम जो आप लोगों का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे बड़े वाले जो हैं उनको भी हम निराश नहीं करेंगे, क्योंकि जो लेटेस्ट
न्यूरो जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ह्यूमन ब्रेन की प्लास्टिसिटी इतनी ज़्यादा है कि ये किसी भी समय ट्रेन किया जा सकता है। मतलब मैं तो रिटायर हो चुका, पर मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। मैं क्यों सीख रहा हूँ? क्योंकि मुझे सीखने का एक अंदर से जज़्बा है कि नहीं, मैं इसको सीखूँगा। तो मैं सीख लेता हूँ, इसका मतलब कि अभी दिमाग काम कर रहा है। तो अब मैं थोड़ा-सा समय लेकर के, और जो ज़रूरी बात है, मुझे लगता है इसमें मेरे पीछे साथी जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मेरे लेक्चर सुन रहे थे, वो मेरे साथ जुड़ जाएँगे, क्योंकि अब मैं वहाँ से बात शुरू करने जा रहा हूँ। देखिए, वो शिक्षा जो केवल आपका इंटेलिजेंस कोशेंट बढ़ाने की कोशिश करती है, तो ऐसी शिक्षा से कोई फायदा नहीं है। हमारे अंदर कुछ और भी गुण हैं जिनको हमको एक तरह से उजागर करना है, संपुष्ट करना है। और ये क्या गुण है? जैसे इमोशनल कोशेंट। ये इमोशनल कोशेंट जो है, इसको हम कैसे आगे बढ़ाएं? इसके अलावा सोशल कोशेंट, हम मिले जुले कैसे लोगों के बीच में, एक टीम में कैसे काम करें, मिलजुल करके। आज अकेला आदमी अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। बड़े बड़े ग्रुप में रह करके हमको काम करना है, बल्कि अलग अलग लोग हैं जो अपना अपना काम करते हैं, और तब वो सब मिल करके एक चीज को बनाते हैं। तो बहुत जोर आ रहा है, बार बार बातें आती हैं कि हम ने एक अलग रैंकिंग बनानी शुरू की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, और उसमें हम इंस्टीट्यूशंस को रैंक करते हैं। इस बार जो है मद्रास का IIT वो टॉप में आया है। पर जब हम दुनिया के संदर्भ में बात करना शुरू करते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूशंस की रैंक जो है, पहले 200 इंस्टीट्यूशन में हम नहीं आ पाते हैं। तो ये वही बात हो गई कि अगर हम एक लाइन खींच दें तो हमें बड़े और छोटे की समझ में ही नहीं आएगा। पर अकबर बीरबल के वक्त की कहानी है, वो बताया एक लाइन खींच दी और बिना काटे इसको छोटा कर दो। तो बीरबल ने आकर के एक लंबी लाइन खींच दी। अब कंपैरिजन हो गया, जब कंपैरिजन हो गया तो बड़े छोटे का समझ में आया। तो जब हम इंटरनेशनल स्टेज पर जाते हैं, जब हम इंटरनेशनल लेवल पर कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो कोई भी ऐसा एक कंट्रीब्यूशन हमारा मॉडर्न साइंटिफिक नहीं है जिसको कि हम कह सकते हैं जिसने पूरी दुनिया में अपनी जगह बना ली। तो ये एक चीज है जिसके ऊपर की हमको सोचना बहुत जरूरी है। अब मैं सोचता हूँ कि यहाँ से अगर मैं बात शुरू करूँ, थोड़ा सा ध्यान से आप सुने। तो देखिए, लेवल्स होते हैं, और जब हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते समय 7 स्टेप्स हैं जिनमें कि आपके दिमाग को ट्रेन करते हैं। और ये जो 7 स्टेप्स हैं जिनमें हम दिमाग को ट्रेन करते हैं, इसमें सबसे नीचे वाला स्टेप जो है, सबसे नीचे वाला, वो इंफॉर्मेशन का है, नॉलेज को गैदर करने का है। और जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग पर जाते हैं। अब जैसे एक नॉलेज आपको दे दी गई, F = G m1 m2 अपॉन r²। अब आपको कुछ नहीं मालूम F क्या है, G क्या है, m1 क्या है, m2 क्या है। पर अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप हुई? जब आप F, G, m1, m2, r इन सबों को पहचानने लगे, और इनको पहचान करके ये भी समझने लगे कि r को अगर हम 2 गुना कर दें तो F जो है 1/4 हो जाएगा। तो ये अंडरस्टैंडिंग पार्ट हुआ, और इस अंडरस्टैंडिंग पर इंटरमीडिएट की परीक्षाएं जो हैं वो पूरी आधारित हैं, और करीब 20% जो है ये पार्ट आता है एप्लीकेशन पर। तो ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, यही सारी कोचिंगों में पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपको इंजीनियर बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जब आप इंजीनियर बन जाएंगे
तो एप्लीकेशन शुरू करेंगे और वो जो छोटे छोटे काम आप करते थे उसी से तो पुल बनाना शुरू करेंगे। और वही पुल जब बना देंगे तो पता चलेगा कि वो वीडियो में दिखाएंगे कि वो पूरा का पूरा नीचे बैठ गया। तो क्या गड़बड़ हो गया? गड़बड़ पढ़ाई में गड़बड़ी हुई? पढ़ाई में गड़बड़ी नहीं हुई। जो वैल्यूज देनी थी वो वैल्यूज तो हम दे नहीं पाए। जब हमने वैल्यूज एजुकेशन में नहीं डाली तो हम देश में रहते हुए और देशद्रोही बन जाते हैं। जब हम कहीं पर जो काम हमको दिया गया है उस काम को गलत ढंग से करते हैं, पैसे लेकर के और गलत काम कर देते हैं, तो ये क्या है? हम अपने देश को खोखला कर रहे हैं। तो हम इनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। पर जहां तक इंजीनियरिंग का सवाल है, इंजीनियरिंग में ये पहली 3 स्टेजेस नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन पे जाके बात खत्म हो जाती है। आप जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तब थोड़ा थोड़ा काम शुरू होता है और ये जो स्टेजेस हैं एनालिसिस की, सिंथेसिस की, क्रिटिसाइज करने की, जजमेंट की, एप्लीकेशन, मतलब हायर लेवल का जब हम एप्लीकेशन पे पहुंचना शुरू करते हैं तो ये जो स्टेजेस हैं ये ऐसे डेवलप नहीं होती। इन्हीं स्टेजेस को हम हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स कहते हैं। और ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को हम कैसे डेवलप करें, ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए हमें अपने दिमाग पे फोकस करना पड़ेगा। और क्या हम आज के प्रेजेंट सिस्टम में रहते हुए चैट जीपीटी बना पाएंगे या ना बना पाएंगे? मैं इसके ऊपर अगले वीडियो में पूरी एनालिसिस दूंगा कि हाँ हम बना सकते हैं, और उसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ये मैं अगले वीडियो में आपको पेश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप चाहते हैं कि हम इनोवेशन की तरफ बढ़ें, हम ऐसी चीज़ों को खोजने की तरफ बढ़ें जो पूरे दुनिया के ऊपर प्रभाव डालें, तो हमें सबसे पहले तो अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयारी कैसे होगी मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के वीडियो को पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।